नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। हम लोग क्लास शुरू करते हैं एंड वी हैव बीन डूइंग दिस इज व्हाट हिंदू एडॉप्शन एक्ट। हिंदू एडॉप्शन एक्ट हम लोग कर रहे थे। सेक्शन 11 हम लोगों ने कवर किया है लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास तक मतलब वी हैव कवर्ड अप टू सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एक्ट। तो उसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने कि व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड एडॉप्शन। किसी भी अगर वैलिड एडॉप्शन करना है किसी भी हिंदू को अगर वैध तरीके से गोद लिया जाना है तो उसकी कौन कौन सी ज़रूरतें होंगी, व्हाट आर द रिक्विजिट्स। तो सेक्शन 5 हम लोगों ने यही पढ़ा कि सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वो सब उसी के बारे में था कि एडॉप्शन कौन कर सकता है, किसका एडॉप्शन किया जा सकता है, कौन बच्चे को गोद ले सकता है, कौन बच्चे को गोद दे सकता है, वो सब पढ़ा हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट। सेक्शन 12 की आज की जो क्लास है आपकी, दैट इज व्हाट इफेक्ट ऑफ एडॉप्शंस। कि एडॉप्शन अगर हो गया नाउ यू एज्यूम that you have made a valid adoption, then what will be the effects of the adoption। उस adoption के effects क्या होंगे, legal effects क्या होंगे, इस पर चर्चा होनी है आज के लेक्चर में। and please note down this section is very 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 important for your मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 12 और प्रीलिम्स के लिए तो है ही है। सो मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोगों ने पहले के सेक्शंस नहीं भी पढ़े हैं देन यू कैन वेरी वेल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 12। इसका कहीं कोई लिंक नहीं है, सिर्फ आपको ये अज्यूम करना है कि ए वैलिड एडॉप्शन हैज़ बीन मेड। एक विधिवत तरीके से बच्चे को गोद ले लिया गया है तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके प्रभाव क्या होंगे। तो आई बिलीव कि मैसेज इज वेरी क्लियर टू यू। दिस इज सेक्शन 12 हिंदू एडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट। And now please go to the board and read with me now. This is section 12. This is section 12 effect of adoption। P for prelims, यहीं से क्वेश्चन आएगा। Which section deal with the effect of adoption? This is section 12। तो यहाँ लिख लीजिए P for prelims because the question can be asked from the heading itself। heading से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। आइए पढ़िए। एन एडॉप्टेड चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ हिज और हर एडॉप्टिव फादर और मदर फॉर ऑल पर्पजेज विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन। विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है and you should understand each and every word of this। इसका आप लोगों को एक एक शब्द समझना चाहिए। What I am saying, each and every word of this section is important। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली बात करते हैं, प्लीज फोकस ओनली ऑन द रेड कलर्ड पोर्शन। दिस इज An adopted child shall be deemed to be the child of his or her adoptive father or mother। Adopted child कौन हुआ? जिस बच्चे को गोद लिया गया है, he is called adopted child। He may be a son or he may be a daughter। तो that is what adopted child। तो इस बच्चे को गोद लिया गया। That shall be deemed to be the child of his or her adopted father or mother। क्या मतलब हुआ कि उसको ये माना जाएगा, deemed मतलब ये माना जाएगा कि वो अपने गोद लेने वाले माता पिता का ही बच्चा है। He shall be deemed to be the child। किसका? जो adoptive father हैं या adopted mother हैं। क्या मतलब है इस बात का? देखिए ये है आपका बोर्ड, इसमें आप देखिए एक बार को, इसको ऐसे समझते हैं हम लोग। दिस इज द फैमिली ऑफ ए
या ऐसे कहते हैं F1 एंड M1, इनका फादर है, इनका बच्चा है C1। F फॉर फादर, M फॉर मदर, F1 एंड M1 का चाइल्ड है C1। दिस चाइल्ड हैज बीन गिवन टू दिस मदर फादर F2 एंड M2 दिस। नाउ दिस चाइल्ड गोज टू दिस फैमिली C1। तो अब ये जो बच्चा हुआ C1, जो बच्चा हुआ, ही विल बी कॉल्ड adopted child. He is the adopted child. Now this father and mother, ये क्या कहलाएंगे? Adoptive father, mother. तो according to section 12, C1 shall be considered or deemed to be the child of F2 and M2. Child, actual child किसका था वो? He was the natural child of F1 and M1. But now after adoption it shall be deemed, ऐसा माना जाएगा that he is the child of F2 and M2 now. तो I believe अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। अब तो पहली लाइन समझ में आई आप लोगों को। Now please read the next line. For all purposes, for all purposes, हर मामले में। लेकिन ये जो लाइन है ब्लू कलर, दिस इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल है। इसमें क्या लिखा है? विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन। कौन सी डेट से? जो डेट ऑफ एडॉप्शन है उस डेट से उसको उस फैमिली का चाइल्ड माना जाएगा। इट मीन्स व्हाट? प्रायर टू द डेट ऑफ एडॉप्शन उसको चाइल्ड नहीं माना जाएगा। सपोज द चाइल्ड वॉज एडॉप्टेड ऑन 4/4/2022, तो ही शैल बी कंसिडर्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ द adoptive mother or father with effect from the date of adoption, that is what 4th April 2022, not prior to that। और इसी लाइन से एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो आपको समझना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। व्हाट? डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक, यहीं से है। एंड नाउ यहां पर एक क्वेश्चन बनता है आपका, मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। रिलेशन बैक की जो डॉक्ट्राइन है उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, या व्हाट डू यू मीन। अगेन दिस इज ए क्वेश्चन फॉर योर मेंस। यहां से आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, या आपसे कुछ भी 2 लाइनर 3 लाइनर 5 मार्क्स 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक से पूछा जा सकता है। अब ये क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। इसको समझते हैं क्या है, इसका मतलब क्या है, पढ़िए जरा देखिए। A son adopted by the widow, a son adopted by the widow under the authority of her husband shall be deemed to have come into existence in the adoptive family on the day husband died। जिस डेट को हस्बैंड की डेथ हुई, विडो मीन्स द फीमेल, ऐसी फीमेल जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, हिंदी में बोलते हैं विधवा। तो एक विधवा अगर किसी बेटे को गोद लेती है ना, विधवा अगर बच्चे को गोद लेती है, बेटे को गोद लेती है और अपने हस्बैंड के नाम पर लेती है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ हस्बैंड लेती है, तो ये माना जाएगा उस बच्चे का जन्म या उस बच्चे को जो गोद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन, but that shall be considered to have come in existence on the day of the death of the husband। जिस डेट को हस्बैंड की डेथ हुई थी उस डेट से उसका एडॉप्शन माना जाएगा। ये माना जाएगा उस परिवार का पुत्र, वो उसी तिथि से है, उसी डेट से है जिस डेट को
उसके विधवा के हस्बैंड की मृत्यु हुई थी, द डे ऑफ द डेथ ऑफ द हस्बैंड। तो ये हुआ रिलेशन बैक। आप समझ रहे हैं? नाउ इन दिस केस द चाइल्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी टेकन इन फैमिली रेट्रोस्पेक्टिवली, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 व्हाट इज द रूल नाउ, दैट he shall be deemed to be the child, adopted child shall be deemed to be the child with effect from the date of adoption। जिस डेट को अडॉप्शन हुआ है उसी डेट से उसको उस परिवार का बच्चा माना जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन ने कहा कि नहीं, ये माना जाएगा कि he shall be deemed to have come into existence in the adoptive family on the day the husband died। प्लीज लेट मी नो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। All his relations in the adoptive family related back to the date of the death of his adoptive father by a legal fiction। तो रिलेशन, जो डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक है उससे सिर्फ इतना हुआ। अब जितने भी लीगल रिलेशंस हैं, जितने भी लीगल राइट्स हैं, उस बेटे को उस डेट से मिलेंगे रेट्रोस्पेक्टिवली। जैसे मान लीजिए आज एडॉप्शन हुआ, 4/4/2022 को एडॉप्शन हुआ, और डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन और जो हस्बैंड है उसकी डेथ हुई थी 1 जनवरी 2022 को। ठीक, 3 महीने, लगभग 3 महीने पहले डेथ हुई थी। 3 महीने के बाद में उस विडो ने एक बेटे को गोद ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक ये माना जाएगा कि 1/2/2022 जिस डेट को हस्बैंड की डेथ हुई थी उसी डेट पर ये बच्चा उस परिवार का हिस्सा था, इसको गोद ले लिया गया था। ही हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। और जिस डेट को, यानी कि ये हुआ कि जो बच्चा है डेथ के समय पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो प्रॉपर्टी का जो इनहेरिटेंस है वो लीगली किसके पास आ जाएगा? अब इस गोद लिए बच्चे के पास आना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ दिस इज व्हाट doctrine of relation back, and because of this line of section 12 जो blue colored है, with effect from the date of adoption, इसका मतलब ये है कि now the doctrine of relation back has been abrogated। इस एक्ट के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक को एब्रोगेट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो प्लीज लेट मी नो अगर आपको ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कम ऑन। तो अभी डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक का मीनिंग समझिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक का मतलब ये था कि द चाइल्ड वॉज डीम्ड टू हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द हस्बैंड। जिस डेट को हस्बैंड की डेथ हो रही है उस डेट से माना जाता था। एंड नाउ इन दिस केस सेक्शन 12 के हिसाब से नाउ द चाइल्ड इज डीम्ड टू हैव to be the child of this adoptive family with effect from the date of adoption। You got it? बस इस डेट का अंतर समझिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। And from such date all the ties of the child in the family of his or her birth shall be deemed to be severed and replaced by those created by the adoption in the adoptive family। ये है सेकंड इफेक्ट। पहला इफेक्ट ये था कि उस बच्चे को उस फैमिली का पार्ट माना जाएगा। सेकंड पार्ट ये हुआ कि फ्रॉम सच डेट का मतलब क्या हुआ? डेट ऑफ एडॉप्शन से all the ties of the child in the family of his or her birth shall be deemed to be severed and replaced। तो जो उसकी ओरिजिनल फैमिली थी, जो नेचुरल फादर मदर हैं,
उससे उसके सभी रिश्ते, उस फैमिली से उसके सभी रिश्ते कैसे हो जाएंगे, डीम्ड टू बी सिवर्ड। अब उससे ये मान ली जाएंगे उस परिवार से उसके सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए हैं, एंड रिप्लेस्ड, और रिप्लेस हो गए हैं किससे, बाय दोज क्रिएटेड बाय द एडॉप्शन इन द न्यू फैमिली। अब जो न्यू फैमिली है, जो एडॉप्टिव फैमिली है, उसके साथ जो उसके रिश्ते बने हैं, अब वो बच्चा उस फैमिली का पार्ट हो गया, तो ये न्यू रिलेशंस क्रिएट हो गए यहाँ पे, उसके राइट्स यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। तो ये जो राइट्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, ऐसा माना जाएगा कि इन राइट्स ने जो पहले वाले राइट से, पहले वाले रिलेशन थे उसकी ओरिजिनल फैमिली के, उन सबको रिप्लेस कर दिया है। वो सारे रिश्ते अब खत्म हो गए हैं, सिवर्ड एंड रिप्लेस्ड। सही है नहीं, बताइए। एंड कौन सी डेट से होगा ये, फ्रॉम द डेट ऑफ द एडॉप्शन। तो नाउ यू हैव ए क्लियर कट डेट दैट फ्रॉम द ऑल द इफेक्ट्स, all legal effects will come into force from the date of adoption only। डेट ऑफ एडॉप्शन से प्रभावी होंगे सब। कर लेंगे आप लोग। अब यहां पर आ जाइए प्रोवाइजो पे, यहां से अगेन हर लाइन से क्वेश्चन मिलेगा, आपको ध्यान रखना। प्लीज रीड इट। प्रोवाइडेड दैट चाइल्ड कैन नॉट मैरी एनी पर्सन when he or she could not have married if he or she had continued in the family of his or her birth। क्या मतलब है यहां पर, now you see there is limitation on the marriage, limitation on the right to marry, ऐसे कह सकते हैं। the child cannot marry, child विवाह नहीं कर सकता किस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति के साथ वो पहले नहीं कर पाता। इसको मैं समझाता हूं आपको एग्जाम्पल के साथ। देखिए सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 देखिए अपने इसमें, सपिंडाज रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्री। ये रहा आपका 4th में है आपका डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, और ये है सपिंडास। तो जनरल नियम ये था सेक्शन 5 में, सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जिस सेक्शन 5 ऑफ व्हाट, हिंदू मैरिज एक्ट, इट टॉक्स अबाउट द कंडीशंस फॉर ए वैलिड मैरिज। एक हिंदू विवाह की वैधता के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए, दिस सेक्शन डील्स विद दैट एस्पेक्ट। तो क्लॉज 4 एंड 5 सेज दैट यू कैन नॉट मैरी सपिंडास, यू कैन नॉट मैरी विद द पर्सन्स हु कम इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। आप ऐसे लोगों से शादी नहीं कर सकते हैं जो कि आपके साथ सपिंडास रिलेशनशिप में आते हों। आप उन लोगों से शादी नहीं कर सकते हैं, विवाह नहीं कर सकते हैं जो कि डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हों। अब ये क्या है, सपिंडास क्या है, वो इस समय का मैटर नहीं है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं हिंदू मैरिज एक्ट में। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि देयर वर 2 कैटेगरीज ऑफ पर्संस, सपिंडास की कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी थी डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इन 2 कैटेगरी में यू कैन नॉट मैरी। अब नाउ सपोज हमारा जो एग्जाम्पल चलता है देवू एंड पारो। देवू एंड पारो का एक बच्चा है, क्या नाम है उसका बताओ, सब लोग जानते हैं, गोलू। नाउ गोलू की कजन है, यानी कि पारो की बहन की बेटी, उसका नाम है बबली। तो गोलू की कजन है बबली, तो गोलू की कजन है बबली, जिससे उसको बेहनता प्यार है, बबली को गोलू से प्यार है, दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शंस, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, उनमें हिंदू मैरिज एक्ट उनको उनकी मैरिज को परमिट ही नहीं करता है। दैट इज वाई दोनों बेबस हैं, शादी नहीं कर सकते हैं, गोलू एंड बबली। ठीक है, नाउ दे कैन नॉट मैरी बिकॉज ऑफ दीज क्लॉजेस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ नेक्स्ट,
नाउ गोलू हैज बीन गिवन इन एडॉप्शन टू अनदर फैमिली। अब ये दूसरे परिवार को दे दिया गया है इसको, इसका परिवार को हम बोलते हैं, चलिए अब ध्यान में नहीं आ रहा है कुछ भी, F2 M2 की फैमिली में चला गया गोलू बाबा। नाउ इनको बताया गया कि देखो गोलू, जो तुम्हारे देवू और पारो मम्मी डैडी थे, अब वो नहीं, उनको उनके पिता नहीं, उनके बेटे नहीं माने जाओगे। नाउ योर रिलेशनशिप विद दैट फैमिली हैज बीन सेवर्ड। कह रहे अच्छा दोबारा पढ़ाओ जरा, कहां लिखी बात है? कह रहे देखो बेटा सेक्शन 12 पढ़ो। सेक्शन 12 पढ़ाया गया उसको, किसको पढ़ाया गया? गोलू को पढ़ाया गया। और गोलू ने बड़े ध्यान से पढ़ी है लाइन, आप लोग भी पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आए गोलू की बात। गोलू के दिमाग में क्या चल रहा है? बबली। अब ये पढ़ रहा है, देखो वो, एंड ऑल द टाइज ऑफ द चाइल्ड। तो गोलू तुम इसको ऐसे पढ़ो, ऑल द टाइज ऑफ द गोलू इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ। जो देवू एंड पारो की जो फैमिली है उस परिवार के साथ शैल बी डीम्ड टू हैव सीवर्ड, उससे सारे रिश्ते आपके खत्म माने जाएंगे। गोलू का वाओ, वेरी गुड। एंड रिप्लेस्ड विद दोज क्रिएटेड इन द न्यू फैमिली। तो नाउ गोलू इज वेरी हैप्पी कि उस, बिकॉज आई टुक बर्थ इन दैट फैमिली, दैट इज वाई आई वॉज नॉट एबल टू मैरी बबली। अब मेरा उस परिवार से रिश्ता ही खत्म हो गया है। नाउ आई एम ए फ्री बर्ड, अब मैं बबली से शादी कर पाऊंगा। तो हिंदू एडॉप्शन एक्ट की उसने पहली लाइन पढ़ी कि भाई मेरे रिश्ते उस परिवार से खत्म हो गए हैं, नए परिवार से रिश्ता जुड़ गया है। लेकिन जैसे ही बबली के घर पर फिर पहुंचा शादी का प्रपोजल लेके कि देखो पहले हम कजन थे, अब मेरा उस परिवार से नाता खत्म हो चुका है, मैं अब दूसरी फैमिली का पार्ट हूं, तो वो रिश्ते कजन वाला रिलेशनशिप भी अब खत्म हो चुका है। नाउ वी कैन मैरी। बबली इज वेरी हैप्पी। लेकिन बबली के एक चाचा जी हैं, उन्होंने हिंदू एडॉप्शन एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा था, उन्होंने सेक्शन 12 को कंप्लीटली पढ़ा था। तो उन्होंने गोलू को बुलाया कि बेटा बैठो, अब जो सेक्शन 12 है इसका प्रोविजो भी पढ़ो ढंग से। तुम सेक्शन 12 का जो मेन पार्ट है वो पढ़ के भाग आए हो खुशी खुशी में, नाउ यू प्लीज रीड द प्रोविजो। और नाउ बबलू उसको पढ़ाया जाएगा प्रोविजो दिस ए, प्रोविजो का ए। द चाइल्ड कैन नॉट मैरी एनी पर्सन। Child here is what? Golu. Golu cannot marry any person, Babli, when he or she could not have married if he or she had continued in the family of his or her birth. It means अगर वो गोलू अपने ही परिवार में रहा होता, यानी कि देवू और पारो की फैमिली में ही रहा होता, कंटिन्यूड है ना, हैड कंटिन्यूड इन दैट फैमिली, एंड जिससे उस समय शादी नहीं कर पाता, यानी कि बबली से शादी वो नहीं कर पा रहा था, तो उससे वो अभी भी शादी नहीं कर पाएगा। समझे आप? तो ये है कि भले ही तो वन योर रिलेशनशिप हैज कम टू एन एंड विद दैट फैमिली, बट द लिमिटेशन विच एग्जिस्टेड एट दैट टाइम ऑन योर मैरिज, विवाह पर जो लिमिटेशन पहले थी, same limitations will continue even after the adoption. So you can take it as an exception कि भाई all relations comes to an end, but with a condition or a limitation that you cannot marry the person with whom you could not have married had you continued in that family. तो please let me know, इतनी बड़ी के बाद में, कहानी के बाद में आप समझ में आई नहीं बात। तो गोलू फिर रह गए ऐसे बेचारे, तो पहले भी नहीं कर पाएगा, अब भी नहीं कर पाएगा, और उसको ही विल नॉट गेट बेनिफिट ऑफ दिस लाइन कि उसके ही द रिलेशनशिप विद अर्लियर फैमिली हैज कम टू एन एंड, विल नॉट हेल्प हिम इन मैरिंग बबली। तो प्लीज लेट मी नो, है ना, ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई? तो गोलू की अच्छी फिर कहीं और कराएंगे, डोंट वरी, कीप इट इन माइंड, कराएंगे कहीं ना कहीं इसका इंतजाम। ये वीडियो आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, आपने लाइक भी किया होगा, कमेंट भी किया होगा और शेयर भी करेंगे। आज मैं आपको एक टिप और देता हूँ यहाँ पर, ये कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए।
देखिए रिवीजन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देने देना, वो तो करते ही करते हैं, लेकिन मैं आपको टिप देता हूँ, आपको जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है, जो आपका खाने का टाइम है, जो वेटिंग टाइम है, उसमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपका बहुत टाइम बचेगा, इसमें बहुत टाइम बचेगा और आप बहुत फास्ट लर्निंग कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।